गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह, कंपटीशन क्लासेस के लिए जीएस में हिस्ट्री सब्जेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, जो देखा जाता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास अपने विषय में अपने आप में बहुत रोचक सब्जेक्ट है। इसे हम किस प्रकार पढ़ते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना इसको हमें चाहिए, क्योंकि अगर जो आप सिस्टमैटिक ढंग से वो बड़ा इंटरेस्ट होके नहीं पढ़ेंगे तो विषय आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए जहाँ तक मेरा कहना है कि इसको पढ़ने के लिए पहले अपने आप में एक रोचकता होनी चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, और जब सब्जेक्ट के प्रति आपकी रोचकता बढ़ेगी तभी आप उसमें सफल होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस का सबसे देखा जाता है कि ट्रेमेंडस टॉपिक सब्जेक्ट जो है वो है इतिहास, हिस्ट्री। बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करेंगे। इतिहास एक विषय जो है, आपको ध्यान रखना है कि इतिहास को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स में देखा जाता है। जो भारत का इतिहास है कुल मिला के देखा जाए 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले काम किस पे करना है, आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत का इतिहास। जब आपको इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो हमारा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरी जब हम सब्जेक्ट उसकी बात करते हैं, जो देखा जाता है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को और प्राचीन भारत के, अब चीजों को ध्यान रखना है कि इतिहास से हम विषय पढ़ते हैं उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, वनडे एग्जाम में या कंपटीशन क्लासेस में देखा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास से बहुत कम सवाल बनते हैं। उसी प्रकार देखा जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी कम सवाल बनते हैं। और ये अपने आप में बहुत एक देखा जाता है बड़ा वैसा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड एरिया है, जो देखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र से सवाल कम देखने को मिलते हैं कंपटीशन क्लासेस में। यदि आप सब्जेक्ट की बात हिस्ट्री में करते हैं तो हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन क्लासेस के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन क्लासेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आधुनिक भारत के इतिहास को, तो आधुनिक भारत के इतिहास में भी आपको चीजों पे काम करना है जिसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के प्रति ये है कि इसमें एक नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या नाम आता है? कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यदि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यदि आप इतिहास में ध्यान रखिएगा, यदि आप इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आप समझिएगा कि आपने आधी इस सब्जेक्ट की जो है कि आधी रेस जीत ली। आधुनिक भारत आपका जो सिलेबस जो आप देखेंगे किसी भी वनडे एग्जाम का या देखा जाए किसी भी कंपटीशन क्लासेस का, जो इतिहास जीएस में देखेंगे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट जो है अपने आप में जो उसका सिलेबस डिजाइन किया जाता है, उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना लिखा होगा इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या लिखा होगा सिलेबस में? इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास का एक मुख्य भाग है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। जब हम बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की करते हैं तो इसको भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। जैसे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या बात करेंगे?
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहली बात सीधे हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक सफर रहा है वो कब से कब तक है, वो आपको ध्यान रखना है कि 1885 अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1885 से 1947, 1885 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संकल्पना दी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संकल्पना को 3 टाइप से आप फिर डिवाइड इसको करते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जिस पे काम किया जाता है, आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसको किस टाइप पे पढ़ना चाहिए। हमें इसको पढ़ने का भी एक मजबूत तरीका और एक सरल तरीके के माध्यम से पढ़ना है। जैसे आप पहला चरण देखते हैं, जो एक चरण बोला जाता है, इस चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग उदारवादी चरण। कौन सा चरण इसको बोलते हैं? उदारवादी चरण। कौन सा? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण इसलिए कहा जाता है कि उदारवादी चरण में जो उस समय देखा जाता है देश को आज़ाद कराने की भूमिका में लोग थे, उनमें बड़ा सिंपल तरीके से रहते थे, बड़ा उदार तरीके से रहते थे, और देखा जाए तो वो बड़ा साधारणता ब्रिटिश सरकार की नियमावली के साथ बात रख करके अपने अधिकारों की मांग करते थे। ना कि ये लोग क्रांति करते थे, ना उग्र होते थे, एक ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था में रह करके काम करते थे। जहां पर उनके अधिकारों को हनन होता था वहां पर वो अपने अधिकारों की मांग करते थे, और एक देखा जाता है विधिक दायरे में रह करके मांग की जाती थी इस दौर में। तो ये जो दौर है उदारवादी जो चरण है, इसका जो टाइम पीरियड है 1885 से 1905, ये देखा जाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है। आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण होता है वो उदारवादी चरण होता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की स्वतंत्रता का जो एक दौर शुरू हुआ, वहां पर इस विचारधारा के लोग थे जो 1885 से 1905 के बीच काम किया। दूसरा चरण बोला जाता है, इसको बोला गया है उग्रवादी चरण। कौन सा ये था? उग्रवादी चरण। इस चरण में आप देखेंगे कि उग्रवादी चरण में वो लोग आ गए जो लड़ झगड़ के अपने अधिकारों की डिमांड करते थे और पूरी तरह से वायलेंस भी होना वो पसंद करते थे कि हम नहीं तो हम हिंसा करके भी अपने अधिकारों की मांग करेंगे और जिससे हमारा देश स्वतंत्र हो। ये दौर एक शुरू होता है जिसमें आप देखते हैं कि 1905 से लेकर 1919, इस दौर में लोगों ने देखा जाता है उस स्तर पर काम किया जिसमें देखा गया कि बहुत सारे वैसे काम हुए हैं जिसकी उस समय अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए एक जुनून था जो लोगों में उस स्तर पर जाना शुरू किया। तीसरे चरण की बात करते हैं, जो देखा जाता है कि एक देखा जाता है ये उदारवादी था, ये उग्रवादी था, और एक चरण आता है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की भूमिका ने पूरे सिस्टम को हिलाया और उस सिस्टम से देखा जाता देश स्वतंत्र हुआ। उसका नाम था महात्मा गांधी। इसीलिए इनके चरण को, इस फेज को, इस दौर को गांधीवादी युग कहा गया। तो तीसरा चरण जो था गांधीवादी युग, इसको क्या बोलेंगे? गांधीवादी युग। इसीलिए ये गांधीवादी जो युग है इसको गांधीयन एज या गांधी युग कहते हैं। जो गांधीवादी जो युग था ये 1919 से लेकर 1947 तक रहा। आप देखते हैं कि इस प्रकार ये 1919 से 1947 के बीच गांधीवादी युग,
इसीलिए ये गांधीवादी युग जो है, ये गांधीवादी चरण भी कह सकते हैं इसको, कि गांधीवादी चरण बोलेंगे इसको या गांधीवादी युग बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इतिहास, जीएस में इतिहास और इतिहास के साथ साथ इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके आपके देखा जाता है, सिलेबस में मेंशन रहता है। तो आपको जो विषय की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास में इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। खास करके आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टाइम पीरियड है 1885 से लेकर के 1947। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला उदारवादी चरण है, दूसरा उग्रवादी चरण है, तीसरा गांधीवादी चरण है, जिसे हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। तो उदारवादी चरण जो है 1885 से लेकर 1905, उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1919 और गांधीवादी जो चरण है 1919 से लेकर 1947। तो सब चीजें साफ सुथरी हैं। आज हम लोग जो विषय वस्तु के अंतर्गत जो टॉपिक पे काम करेंगे, जिस विषय वस्तु पे काम करेंगे, आज हम लोग काम करेंगे गांधीवादी युग, गांधीयन पे काम करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका पर काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण रहेगा। जैसे कि हम लोग काम करते हैं कि गांधीवादी चरण बात करेंगे, गांधीवादी युग जिसे कहते हैं गांधीवादी चरण बोल देंगे। तो आपको इस विषय की जो बात करते हैं इसमें है 1919 से 1947। सबसे पहले 1919 से 1947 के बीच इनकी अहम भूमिका रहती है गांधी जी की। लेकिन इससे पहले हम गांधी के विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप सबको पता है हम लोग कुछ गांधी जी की पृष्ठभूमि पर काम करते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सुनना है, उसके बाद चीज़ों पर काम करना है। जैसे सबको पता है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। गांधी का जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात। पोरबंदर में इनका जन्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है गांधीवादी चरण में जब बात करते, सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी की बात करेंगे। तो गांधी की जब बात करते हैं तो गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। कहाँ? पोरबंदर। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ता है गुजरात में। तो गांधी जी का जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सीधे सवाल आता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे आप बात करते हैं कि गांधी के पिता की बात करेंगे तो गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी की माता का नाम था, मां का नाम पूछा जाएगा, गांधी की मां का नाम, गांधी की मां का नाम पूछा जाता है तो क्या था? पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। गांधी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे कस्तूरबा गांधी।
क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। तो गांधी का नाम मूलतः क्या था? मोहनदास। पिता का नाम करमचंद गांधी। तो गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी के पिता करमचंद गांधी, गांधी की मां का नाम पुतलीबाई, गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी के पिता, आप ध्यान देंगे यहां पर कि गांधी के जो पिता थे, गांधी के पिता दीवानी का कार्य करते। तीन रियासतों में दीवानी का कार्य किया है। गांधी कोई आम आदमी नहीं थे, इनके पिता रियासतों में दीवान थे। एक नहीं, तीन रियासतों में दीवान। गांधी के पिता, आपको पता होना चाहिए कि गांधी के जो पिता थे वो तीन रियासतों में दीवानी का कार्य किया था। जैसे गांधी के पिता ने, देखा जाता है पोरबंदर, कौन सी जगह? पोरबंदर, पोरबंदर, राजकोट, कौन सी जगह? राजकोट, बीकानेर, बीकानेर। गांधी के पिता पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में दीवानी का कार्य किया, में दीवानी का कार्य किया, में दीवानी का कार्य किया। सवाल पूछा जाता है, सीधे सवाल आता है कि गांधी के निम्न में से गांधी के पिता ने किस रियासत में दीवानी का कार्य नहीं किया है? तो आपको ऑप्शन होते हैं पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। एक और ऑप्शन रख देते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, इन 3 रियासतों में गांधी के पिता पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में दीवानी का कार्य किया। पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर रियासतों में, कौन सी जगह थी ये? रियासतों में। ये देखा जाता है 3 जो रियासतें हैं, ये रियासतें थी, इन रियासतों में देखा गया है कि इन्होंने दीवानी का कार्य किया। तो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर रियासतों में दीवानी का कार्य किया। इसलिए देखा जाता है कि इनका जो बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रांग था। तो आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार आते हैं। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। गांधी के पिता करमचंद गांधी, गांधी की मां का नाम पुतलीबाई, गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी के पिता ने 3 रियासतों में दीवानी का कार्य किया। पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में, बीकानेर रियासतों में दीवानी का कार्य किया। आगे देखते हैं। इनके पिता करमचंद गांधी की इच्छा थी कि इनका पुत्र वकील बने, अर्थात बैरिस्टर बने। ये इनकी शुरुआत से इच्छा थी, क्योंकि वो एक दौर चल रहा था। मैक्सिमम लोग देखा जाता है कि लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाते थे। इसीलिए गांधी की भी पिता इच्छा थी कि मेरा भी बेटा लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाए। लेकिन उससे पहले देखा जाता है कि गांधी का जो विवाह होता है, विवाह हो जाता है, इससे बड़ी समझ देखा जाता है थोड़ा अवरोध आता है। लेकिन पत्नी कस्तूरबा गांधी का अहम सहयोग था, जिसके लिए वो बाहर जा सके। तो आगे हम देखते हैं कि बात की जाती है कि गांधी का विवाह, गांधी का आया हुआ सीजीएल में आया हुआ सवाल है, और तुम आपको किताबों में नहीं इतनी जल्दी मिलेगा। गांधी का विवाह पूछा जाता है कि गांधी का विवाह 1883 ईस्वी से, 14 वर्ष की आयु में गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ। आगे अब देखते हैं। गांधी के पिता की मृत्यु, गांधी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि गांधी का जो विवाह होता है 1883 ईस्वी में, 14 वर्ष की आयु में। गांधी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा, और उस समय गांधी अपने पिता की इच्छा को नहीं पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, और वो उन्होंने क्या किया, कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाने का प्रयास किया।
इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गांधी ने 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। सीधे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए। तो आपको ध्यान रखना, वहां लंदन में जाकर के कानून की पढ़ाई की और 1888 से लेकर के 1891 तक इन्होंने 88, 89, 90, 4 साल लंदन में रह करके लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद स्वदेश वापस आए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1888 से 1888 से 1891 1888 से 1891 तक कानून की पढ़ाई की। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ। गांधी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। गांधी ने 1888 ईस्वी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। 1888 से 1891 तक कानून की पढ़ाई की। और बात करते हैं कि गांधी ने 1891 से 1891 में भारत वापस आते हैं। सवाल पूछा जाता है कब भारत आते हैं? 1891 तक पढ़ाई की। 1891 में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत आते हैं और 1892 में सर्वप्रथम वकालत मुंबई में की। सवाल पूछा जाता है गांधी ने सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया? तो आपको पता होना चाहिए, नोट पॉइंट में यहां पर देंगे कि गांधी ने 1892 में सर्वप्रथम वकालत का कार्य बम्बई, उस समय मुंबई को बम्बई बोलते थे, बम्बई उच्च न्यायालय में किया। तो सवाल पूछा जाता है गांधी ने सर्वप्रथम वकालत कब से आरंभ की? 1892 से आरंभ की। 1892 में इन्होंने वकालत का कार्य बम्बई उच्च न्यायालय से स्टार्ट किया और पहला ही मुकदमा हार बैठे। मजे की बात देखो कि मतलब पहला ही मुकदमा इन्होंने लड़ा और पहले ही मुकदमा हार गए। मतलब कोई भी हो, आप कोई काम करें, पहली बार करें और पहली बार हार जाएं तो निराशा लगती हाथ में। फिर आप लंदन में पढ़ के आए हैं और पहला ही मुकदमा हार गए। इसलिए बड़ा देखा जाता है कि बड़ी उनको गिल्टी फील होती है, बड़ा असहज महसूस होता है। तो गांधी ने 1892 में सर्वप्रथम वकालत का कार्य किया। सर्वप्रथम वकालत का कार्य किया। तो इसके साथ ये भी देखा गया है कि गांधी पहला ही मुकदमा हार जाते हैं। तो पहले ही मुकदमे को हारने के बाद बड़ा निराश तरीके से घर पे बैठ जाते हैं। तो सवाल पूछा जाता है क्या? देखो तो कहानी थी। सवाल पूछा जाता है गांधी ने सर्वप्रथम वकालत का कार्य किस उच्च न्यायालय से आरंभ किया? ऑप्शन होता है बंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन होता है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन होता है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो आपको पता होना चाहिए गांधी ने सर्वप्रथम बंबई उच्च न्यायालय से कार्य करना। गांधी ने 1892 में सर्वप्रथम वकालत का कार्य आरंभ किया। कहां से? बंबई उच्च न्यायालय से। आगे देखते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम पहली बार देखा जाता है जब मुकदमे में को हारते हैं और हारने के बाद निराश होकर घर बैठ जाते हैं। अब बात स्टार्ट होती है कि कुछ समय के बाद लगभग 6 महीने घर पे बैठने के बाद उनका मन किसी में नहीं लगता था। उस समय आप देखते हैं
कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में है, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का आना जाना, क्योंकि गुजरात एक राज्य है, कोस्टल स्टेट है, तटीय राज्य है, प्राचीन काल से आयात निर्यात का जो माध्यम था वो गुजरात से बहुत, आयात निर्यात में गुजरात बहुत चरम पर था, क्योंकि वो पोर्ट तटीय एरिया है, तटीय राज्य है, इसलिए प्राचीन काल से आना जाना और आयात निर्यात का व्यापारिक दौर चल रहा था। इसलिए गुजरात के लोग दक्षिण अफ्रीका जाते थे, अपना काम करते थे वहाँ पर, वहाँ से धन को कमा के वापस आते थे। उसी समय देखा जाता है, एक नाम आता है कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाने का वो दौर कब स्टार्ट हुआ, कैसे उनको जाने का मौका मिला दक्षिण अफ्रीका, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, किसके लिए? एक अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए। अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी 1893 कब? 1893 कब? 1893 में अफ्रीकी व्यापारी, कौन है? अफ्रीकी व्यापारी, एक हैं अफ्रीकी व्यापारी। उन अफ्रीकी व्यापारी जो हैं दादा भाई अब्दुल्ला, अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला। क्या बोलेंगे? आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी 1893 में अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी, गांधी जी 1893 में अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी, मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। सीधे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो क्या बताएंगे? 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो क्या बताएंगे? 1893 में। किसके लिए गए? अफ्रीकी व्यापारी। कौन है भैया? इस चीज को ध्यान रखना, कौन है? अफ्रीकी व्यापारी। कौन है? अफ्रीकी व्यापारी। क्या नाम है? दादा भाई अब्दुल्ला। क्या नाम है? दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की, किसके लिए? के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चाहते तो हैं। अब वहां पर होता क्या है इनके साथ, हमें यह देखना है कि गांधी जी जब प्रिटोरिया से, ध्यान रखना है, प्रिटोरिया और डरबन के बीच, जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जाने पर डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हुए थे और वहां पर अंग्रेज आकर के गांधी को फर्स्ट क्लास वाले कोच अर्थात डिब्बे से उतारते हैं। उतारने के बाद गांधी जी को पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जब उतार दिया जाता है, इससे बड़ा वो हताहत होते हैं, बड़ा अपमानजनक महसूस करते हैं। इस अपमानता के लिए अपने आप से वहां पर देखते हैं कि क्या मतलब है कि जिसका देश है अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी लोगों की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है
क्यों? क्योंकि एक नस्लीय भेद, श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले के बीच में एक जो विभेद चल रहा है, उसका शिकार कौन हुआ? गांधी भी हो गए। इस तरह बड़ा असहज फील करते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं, और इसके लिए आम जनमानस के अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार की विरोध में पूरी तरह से लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए अपने अधिकारों को लोगों को बताने के लिए कार्य करना स्टार्ट किया। क्या आपके अधिकार हैं? आपका देश है, आपके देश में आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जिसका मूल कार्य ब्रिटिश सरकार कर रही है। इस ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली का जो देखा जाता है प्रचार प्रसार था, गांधी ने ब्रिटिश सरकार की जो विचारधारा थी, नस्लीय भेद की जो विचारधारा थी, अश्वेत और श्वेत की जो बात करते थे, उस तरह लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया और अपने आप को एक अच्छे सुचारू ढंग से रखते हुए ब्रिटिश सरकार की कानूनी दायरे में रहकर अधिकारों की मांग की। कहने का तात्पर्य एक लाइन में है कि अपने अधिकारों को कानूनी तरीके से भेदभाव को दूर करते हुए ब्रिटिश सरकार से मांगने का कार्य किया, जिसके साथ साथ उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया, कहां? डरबन से प्रिटोरिया, गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो अंग्रेजों ने गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग, कौन सा था? पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया, ध्यान रखना इस चीज को, गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया, कहां से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने किसको? गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट क्लास कोच से उतार दिया। कहने का मतलब, जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो अंग्रेजों ने गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया। इस समस्या के लिए गांधी जी ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली के विरोध में कार्य करना स्टार्ट किया। अब ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव बनते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। किस लिए गए? अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। सवाल पूछा जाता है, गांधी को किस रेलवे स्टेशन पे उतारा गया? गांधी जी कहां से कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन है, तो सिर्फ ये पूछा जाए गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, अपमानित किया गया, तो नाम है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर ये बनता है, किस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। किसके मुकदमे के लिए गए थे? दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए थे। दादा भाई अब्दुल्ला थे कौन? एक अफ्रीकी व्यापारी थे। और कब गए थे? 1893 में गए थे। इस अपमान के लिए गांधी ने बहुत बड़ा काम किया। सबसे पहले लोग जन जन तक जाकर के इसके बारे में जानकारी दी। इससे नहीं बना तो उन्होंने सबसे पहले एक संगठन बनाने का प्रयास किया। आप जब भी किसी विचारधारा को लेकर के, चाहे सरकार के विरोध में हो, चाहे किसी के विरोध में हो,
चाहे किसी संस्था के विरोध में हो, चाहे किसी देखा जाता है कि फैक्ट्री हो, या किसी देखा जाता है कोई भी हो, किसी के विरोध में एक देखा जाता है, किसी पार्टी का विरोध हो, या सरकार का विरोध हो, या संस्था का विरोध हो, या फैक्ट्रियों का विरोध हो, आप जब उसका विरोध करते हैं तो आपको लोगों की आवश्यकता होती है, और लोगों की आवश्यकता जब होगी तब आपको संस्था का निर्माण करना पड़ेगा, और संस्था का निर्माण करने के लिए संस्था की एक अपनी विचारधारा होनी चाहिए। जब एक अपनी विचारधारा होगी तो लोग उससे जुड़ेंगे। यहाँ पर विचारधारा क्या है संस्था की? जो गांधी जी संस्था बनाने जा रहे हैं उसकी विचारधारा ये है कि श्वेत और अश्वेत के बीच में विभेद जो दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए एक संगठन और एक संस्था की बनाने की आवश्यकता है, और वो संस्था का नाम जब डिजाइन किया तो उसका नाम रखा गया कि नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम दिया गया? नटाल इंडियन कांग्रेस। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। सीधे सवाल पूछा जाता है, गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी ने। गांधी जी ने कब की? 1894। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। यह भी सवाल पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां की? तो गांधी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में भी की। कहां की? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। सीधे सवाल आपको ध्यान रखना होगा दिमाग में कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुई? दक्षिण अफ्रीका में। कब हुई? 1894 में। कब हुई? 1894 में। किसने की? गांधी ने। तो कहने का मतलब है गांधी जी 1893 में अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला की मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तब उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित करके अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट क्लास डिब्बे से नीचे उतार दिया जाता है, जिसके तहत उन्होंने श्वेत और अश्वेत और नस्लीय भेद विचारधारा के तहत उस विचारधारा को लेकर एक संस्था स्थापित की। उस संस्था का नाम क्या था? नटाल इंडियन कांग्रेस। तो प्रश्न बनता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 में। कहां हुई? दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहां होती है? दक्षिण अफ्रीका में। क्या नाम है? नटाल इंडियन कांग्रेस। कब हुई? 1894। ये काम स्टार्ट हो गया। गांधी जी अपना मुकदमा भी वकालत भी करते थे, और जब समय बचता था तब नटाल इंडियन कांग्रेस में लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे, उनको अपने अधिकारों को बताने का कार्य करते थे। इस तरह चीजें चलती रही। इसी समय देखा जाता है कि ये दौर एक चल रहा था, उसी समय एक मौका मिलता है बीच में। भाई घर परिवार तो भी है, घर परिवार है, गांव घर नहीं अपने जाएंगे। उस समय हुआ क्या कि गांधी जी कुछ समय के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आते हैं, भारत आते हैं। और भारत आते हैं, जब भारत आते हैं उस समय देखो यहां का नजारा क्या है। सीधे गांधी जी 1901 में, कब?
1901 में भारत वापस आए। वापस आने के बाद देखा कि यहां पर कुछ दिन के लिए आए थे। जब वापस आए देखा यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की जो एक संस्था चल रही थी और वो संस्था का सेशन हो रहा था। सेशन मतलब अधिवेशन हो रहा था। 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था और गांधी को भी इस अधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण मिलता है। 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हुआ। उस आयोजन में गांधी जी शामिल हुए। अधिवेशन में शामिल होते हैं बिना कुछ बोले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद बिना कुछ बोले 3 दिन लगातार बैठते हैं, सब सुनते हैं और सुनने के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं आप कहीं भी किसी नई जगह पर जब पहली बार जाएं तो वहां के माहौल को, वहां के लोगों को, वहां की विचारधारा को, वहां के उद्देश्य को, वहां के एजेंडे को समझो। जब आप समझ लेंगे तब आप तर्क कुतर्क कुछ भी कर सकते हैं। गांधी ने पूरी तरह से बिना बोले इस अधिवेशन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद तुरंत फिर वो वापस चले जाते हैं। एक व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं यहां पर, लेकिन वो नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। एक व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले और वो उदारवादी दौर का नेता है। उस समय प्रभावित होते हैं, इसीलिए कहा जाता है, एक सवाल बनता है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आपको ध्यान रखना है गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं जिसकी अध्यक्षता दिनसा जी वाचा कर रहे होते हैं और उसी अधिवेशन को 3 दिन सुनने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होते हैं, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उसके बाद वो स्वयं फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो जो हम एक बात कहे थे कि किसी नई जगह पे जाओ, किसी संगठन, किसी संस्था जब ज्वाइन करो, पहले उसकी आधार भूमि को, उसकी विचारधारा को, उसके उद्देश्य को समझो। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, ताशकंद समझौते से जब वापस आ रहे होते हैं, उस समय मृत्यु के बाद में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनती है। और जब इंदिरा गांधी सदन चला रही होती है, सदन में बैठी होती हैं, तो लगातार 1 साल उन्होंने सदन की कार्यशैली को सुना था कि सदन की कार्यवाही कैसे होती, और कोई नहीं तर्क उतर किया, बस वही जाती थी, नमस्कार अभिवादन जो कुछ भी होता था उससे हो जाता था। उनके आसपास जो उनकी किचन कैबिनेट होती थी वही अपनी बातें रखती थी। गांधी ने देखा जाता है, इंदिरा गांधी जी लगातार, मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल बोली ही नहीं 1 साल तक। उस समय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय वो भी सदन में थे। उन्होंने देखा जाता है इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन 1 साल बाद जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा, वही कार्य किसने किया था? वही कार्य यहां पर गांधी जी करते। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देना जरूरी था। तो बिना कुछ बोले दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाते हैं। तो आप देखते हैं, कहने के बाद है कि 1901, यह भी सवाल बनता है गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह भी सवाल बनता है गांधी जी जिस अधिवेशन में शामिल हुए उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? दिनसा जी वाचा कर रहे थे। तो 1901 कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन, 1901 कांग्रेस के कलकत्ता
अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम शामिल हुए। गांधी जी सर्वप्रथम शामिल हुए। कुछ नहीं भैया बोले थे यहां पर, ये समझ लीजिएगा। तो सवाल पूछा जाता है गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम शामिल होते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इस अधिवेशन की कांग्रेस 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा जी वाचा ने की। किसने की? दिनसा जी वाचा ने की। दिनसा जी वाचा ने की। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1901 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, तो क्या बताएंगे? कलकत्ता में हुआ। गांधी जी सर्वप्रथम किस अधिवेशन में शामिल हुए? 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? सर्वप्रथम। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा जी वाचा ने की थी। गांधी जी शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद अधिवेशन को सुनते हैं और फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाकर के उन्होंने पहला काम किया, आप देखते हैं कि उन्होंने संस्था तो बना ही ली थी, अब पहला काम किया कि लोगों को कैसे एक जगह एकत्रित किया जाए, लोगों को कैसे एक जगह शामिल किया जाए, लोगों को उठने बैठने आने जाने रुकने के लिए स्थान की जरूरत हुई। कि सीधे सवाल पूछा जाता है कि फीनिक्स आश्रम, फीनिक्स आश्रम, सीधे सवाल पूछा जाता है कि फीनिक्स आश्रम की स्थापना, फीनिक्स आश्रम की स्थापना, फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 डरबन, कौन सी जगह? 1904 फीनिक्स आश्रम की स्थापना, फीनिक्स आश्रम 1904 गांधी, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में की गई। कौन सी जगह? दक्षिण अफ्रीका में की गई। तो सवाल पूछा जाता है फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? आपको ध्यान रखना है 1904 में। फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? गांधी ने। किसने की? गांधी ने। तो फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहां? डरबन में। डरबन कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 गांधी जी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में की गई। उसी समय गांधी ने एक अखबार का प्रकाशन किया। तो ध्यान रखना है कि गांधी जी ने अब यहां पर टॉल्स्टॉय फॉर्म बना दिया है। देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी, टॉल्स्टॉय फॉर्म स्थापित कर दिया, फीनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। अब यहां पर एक अखबार की जरूरत उनको लगी कि मैसेज को कैसे कन्वे किया जाए, जन जन तक मैसेज देने के लिए उन्होंने एक अखबार का प्रकाशन किया। उस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का निम्न में से किस भाषा में प्रकाशन नहीं होता था? तो नहीं होने की बात अलग है, हमें यह जरूर पता होना चाहिए था, हमें ये जरूर होना चाहिए था कितनी भाषाओं में होता है, तो नहीं अपने आप निकल कर आ जाएगा, जाहिर सी बात है।
तो आपको ध्यान रखना है कि फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 गांधी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में भी। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन, किसकी बात करते हैं, इंडियन ओपिनियन, कौन सा, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन। ध्यान रखना कि गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया। कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। इस चीज को ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन, इसको ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन जो है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन, गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया। कौन सी जगह, दक्षिण अफ्रीका में किया। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किसने किया, गांधी ने किया। कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में। आपको ध्यान, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कितनी, 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया, गांधी ने किया। कितनी भाषाओं में किया, 4 भाषाओं में किया। कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। तो आपको ध्यान रखना है, 4 जो भाषाएं थी, पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया गया। तो आपको फिर से लिखना होगा यहां पर कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, कौन नहीं, का प्रकाशन 4 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में, 4 भाषाओं में। चार भाषाएं कौन सी थी, जैसे आपको पता होना चाहिए गुजराती। कौन सी भाषा थी, गुजराती। दूसरा हिंदी। तीसरी भाषा अंग्रेजी। चौथी भाषा तमिल। सीधे सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन कितनी भाषाओं में हुआ, तो आपको सीधे बताना होगा 4 भाषा में। कितनी भाषा में हुआ, 4 भाषाओं में। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का जो प्रकाशन है 4 भाषाओं में। कहां, हम पिछले इसमें बता चुके हैं कहां हुआ था, आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में। कहां, दक्षिण अफ्रीका में। आगे आप देखते हैं कि इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन 4 भाषाओं में। कौन सी भाषा है, एक गुजराती, एक हिंदी, एक अंग्रेजी, एक तमिल। इसका भी मूल उद्देश्य था, गुजराती बहुत सारा व्यापारी था, इसलिए गुजराती व्यापारी, गुजराती भारतीय मूल के जो गुजराती थे उस समय, भारतीय मूल के जो अफ्रीकी थे, उनको गुजराती आती थी। हिंदी मैक्सिमम लोगों को आती थी, जो हिंदी लोग जानते हो हिंदी में अपना पढ़ लेते थे। अंग्रेजी का मूल उद्देश्य था अंग्रेजों को इस विषय में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि क्या डिमांड हो रही, नहीं पता चले हम रामगाथा गाते रहें, उनको पता ही नहीं चले। इसलिए अंग्रेजी भाषा को भी तवज्जो दे, अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित। तमिल, दक्षिण भारत के लोग, तमिलनाडु वाला एरिया जो था वो सब देखा जाते थे दक्षिण अफ्रीका। उन लोगों को भी जागरूक करने के लिए, उन लोगों को भी जानकारी के लिए तमिल भाषा में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। तो
अब सवाल क्या बनता है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? गांधी ने। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन गांधी ने कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? 4। कौन कौन थी? गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। इस प्रकार गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, 1902 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इस प्रकार धीरे धीरे उनका स्टेप बाय स्टेप काम चलता रहा। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। सीधे प्रश्न बनता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना सर्वप्रथम किस भाषा में हुई? गुजराती। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कब हुई? 1909 में। तो आपको ध्यान रखना है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1909 में गुजराती भाषा में सर्वप्रथम गांधी के द्वारा की गई। उसके बाद गुजराती भाषा से कई भाषाओं में भी अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ। तो आगे आप देखते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसकी बात करेंगे? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1900 कब? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1909 कब? 1909 ईस्वी में गांधी के द्वारा की गई। हिंद स्वराज पुस्तक सर्वप्रथम गुजराती भाषा में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषा थी? गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। आगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कब हुई? 1909 में हुई। कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है, 1909 में हुई। किसके द्वारा की गई? गांधी के द्वारा की गई। इस हिंद स्वराज पुस्तक सर्वप्रथम किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। इसके बाद इसको कई भाषाओं में अनुवादित किया जाता है। गुजराती के बाद सीधे सीधे इस पे हिंदी पर, अंग्रेजी पर, इन सब में इसकी अनुवाद किया गया। लेकिन सर्वप्रथम जब भाषा की आप बात करेंगे तो ये गुजराती ही भाषा की बात करते हैं। इस प्रकार चीजें चलती रहीं। गांधी जी, एक समय ऐसा आया जब उनको स्वदेश वापस होना पड़ा। स्वदेश के पीछे कारण है, आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को स्वदेश आने के इसलिए कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रश्न सीधे बनता है, अब तक विश्व युद्ध कितने हुए? 2, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। इसमें देखा गया कि दोनों विश्व युद्धों में विजेता मित्र राष्ट्र रहे, है ना? कौन रहे? मित्र राष्ट्र रहे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में। देखते हैं मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, मित्र राष्ट्रों का लीड रोल में वो खुद है स्वयं में। उसकी स्थिति कमजोर होती है प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में। उस दौरान स्थिति की कमजोर होते हुए देखा गांधी ने कि ध्रुवीय राष्ट्र डोमिनेट कर रहे हैं मित्र राष्ट्रों को, इसलिए अब स्वदेश चलना चाहिए। क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बना है। किसका उपनिवेश बना है? इंग्लैंड का उपनिवेश बना है। इसलिए इंग्लैंड के उपनिवेश के होने के कारण गांधी सोचते हैं यदि
मित्र राष्ट्र हार जाते हैं, अभी तो हमारा मित्र राष्ट्र ही शोषण करते हैं, यदि ध्रुवीय राष्ट्र आ जाएंगे तो और ज्यादा शोषण करेंगे। तो इससे अच्छा है मित्र राष्ट्र है इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट किया जाए। इसलिए गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड होता है 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी, ध्यान रखना है, एक डेट बनती है, उस डेट को पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915, 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 9 जनवरी, डेट याद रखना है, 9 जनवरी 1915। कब? 1915, 9 जनवरी 1915। 21 वर्ष के पश्चात आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड पता होना चाहिए 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष, डिजिट याद रखना, कितने वर्ष? 21 वर्ष, 21 वर्ष के प्रवास के उपरांत, के प्रवास, प्रवास मतलब ठहरना, के प्रवास के उपरांत दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते क्या था, क्या मूल कारण था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अभी तक भारत मित्र राष्ट्रों के, देखा जाता है इंग्लैंड का उपनिवेश है और इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों का लीडर है। यदि मित्र राष्ट्र हारते हैं तो भारत भी, मित्र राष्ट्र का उपनिवेश है तो भारत भी, देखा जाता है कि भारत भी ध्रुवीय राष्ट्रों के अधीन हो जाएगा। अभी तो मेरा अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, हमें पता है किस प्रकार शोषण कर रहे हैं, लेकिन जो युद्ध में जीत कराएंगे वो किस प्रकार शोषण करेंगे, उनमें एक बदले की भावना होगी। तो शोषण अभी तो हम जानते हैं इनका शोषण, वो उनके शोषण का तरीका पता नहीं कैसा हो। तो इसलिए युद्ध के बाद की स्थितियां, युद्ध के दौरान हारे हुए राष्ट्र, हारे हुए राज्य की स्थिति आप जानते ही कैसे होती है। उस स्थिति से बचने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। तो सवाल पूछा जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए। सीधे सवाल पूछा जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, तो आपको बताना होगा 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915। कितने वर्ष के पश्चात? 21 वर्ष के प्रवास, 21 वर्ष के प्रवास के उपरांत दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। आपको नोट पॉइंट लिख लेना है। यहां पर सवाल पूछा जाता है प्रवासी दिवस, कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस आपको ध्यान, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस जनवरी को? 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। सीधे सवाल पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर है, उस स्थिति की नजाकत को देखते हुए गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के प्रवास के उपरांत दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। तो सवाल पूछा जाता है यहां पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रुके? 21 वर्ष। कब आए? 9 जनवरी को। सन क्या था? 1915। कब गए थे? 1893।
1893 से 1915 के बीच में गांधी स्वदेश वापस आते हैं, उस चीज को घटा देते हैं, सीधे सीधे 21 वर्ष बचते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। आगे आप देखते हैं, इस दौरान जब गांधी वापस आते हैं, वापस आने के बाद गांव-गांव जाकर के, कहां, गांव-गांव जाकर से लोगों से आग्रह करते हैं ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए गांव-गांव जाकर के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जाइए, क्योंकि यदि हमारा देश मित्र राष्ट्रों के अधीन है, यदि ये कहीं ध्रुवीय राष्ट्रों के पास चला गया तो और दुर्गति हो जाएगी। इस देखा जाता है गांधी की इस सराहनीय प्रयास से ब्रिटिश सरकार इतना प्रसन्न होती है कि गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि देती है और गांधी को सार्जेंट बोलती है। सार्जेंट एक नाम था, कर्नल साहब थे, कर्नल मतलब सेना में भर्ती कराने वाला, इसलिए गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि मिली और कैसरे हिंद की उपाधि मिली। सवाल पूछा जाता है कैसरे हिंद की उपाधि किसकी है? गांधी की। आप ध्यान, गांधी की उपाधि जो है, उस उपाधि का नाम है, गांधी की उपाधि है कैसर ए हिंद। क्या नाम है? कैसर ए हिंद। सवाल पूछा जाता है कैसरे हिंद की उपाधि किसकी है, तो आप बताएंगे गांधी की उपाधि है कैसरे हिंद। गांधी को सार्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्जेंट कहा जाता है। सार्जेंट इसलिए कहा गया है कि गांव-गांव जाकर लोगों को सेना में भर्ती कराने के लिए आग्रह किया गया, तो सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, एक कर्नल जो थे सार्जेंट, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर गांधी को सार्जेंट कहा गया, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और देखा गया क्यों? क्योंकि सेना में भर्ती कराने के लोगों को आग्रह किया। इसके बाद आप देखते हैं गांधी के बारे में, यहां तक गांधी की एक देखा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि गांधी ने और काम क्या किया उस दौरान, तो आपको फिर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना मई 1915 में कोचरब नामक स्थान जो अहमदाबाद में पड़ता है, साबरमती नदी के तट पर गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अब गांधी ने मई 1915, कब? मई 1915 में कोचरब, एक जगह पड़ती है कोचरब, कोचरब, और कोचरब कहाँ है? अहमदाबाद। कौन सी जगह है? अहमदाबाद। ध्यान रखना है, कोचरब अहमदाबाद में है। गांधी मई 1915 में कोचरब अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, कौन सी जगह? साबरमती आश्रम की स्थापना की सीधे सवाल पूछा जाता है कि कोचरब कहां पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी ने की। कब की? 1915, मई 1915 में की। साबरमती आश्रम पूछा जाता है किस शहर में है? अहमदाबाद में है। साबरमती एक नदी है, उस साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। इस चीज को हम आगे देखते हैं। इसी साथ साथ गांधी जी और सराहनीय कार्य क्या करते हैं? गांधी का भारत में पहला अभिभाषण, स्पीच, प्रश्न पूछा जाता है जैसे गांधी जी सर्वप्रथम किस अधिवेशन में शामिल हुए? 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। सवाल पूछा जाता है गांधी जी सर्वप्रथम स्पीच कब दी? बीएचयू की स्थापना पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर गांधी ने सर्वप्रथम जन भाषण दिया या अभिभाषण दिया। पहली बार सार्वजनिक रूप से गांधी ने स्पीच दी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात हमें क्या करना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना पर सर्वप्रथम गांधी ने जन भाषण दिया। बीएचयू की स्थापना पर सर्वप्रथम गांधी ने जन भाषण दिया।
सीधे सवाल पूछा है, गांधी ने सर्वप्रथम जन भाषण या अभिभाषण अपना सर्वप्रथम कब दिया? तो बीएचयू की स्थापना। सर्वप्रथम गांधी ने जन भाषण दिया, जन मतलब पहली बार स्पीच दी, बीएचयू की स्थापना। तो प्रश्न बनता है कि गांधी बीएचयू की स्थापना कब हुई? बीएचयू की स्थापना, एक सवाल पूछा जाता है कि बीएचयू की स्थापना पूछा जाता है कब हुई? 1916। बीएचयू का फुल फॉर्म बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बीएचयू की स्थापना 1916। मदन मोहन मालवीय किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सीधे सवाल पूछा जाता है, बीएचयू का फाउंडर कौन है? बीएचयू की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना, किसने की? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना हुई कब? 1916। तो आपको बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके सहयोग से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके सहयोग से? तो क्या बताएंगे? एनी बेसेंट के सहयोग से। एनी बेसेंट के सहयोग से, यूपी में सवाल आया था, बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट के सहयोग से। सवाल पूछा जाता है, बीएचयू का फाउंडर, बीएचयू का संस्थापक मदन मोहन मालवीय। सवाल पूछा जाता है कि बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। सवाल पूछा जाए कब? 1916। अगला सवाल पूछा जाए, बीएचयू का शिलान्यास किसने किया? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। बीएचयू का शिलान्यास मतलब किसने फीता काटा था? उद्घाटन में। तो बीएचयू का शिलान्यास, सीधे सवाल पूछा जाता, वायसराय, ब्रिटिश वायसराय कौन है उस समय? आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। सीधे सवाल पूछा जाए, बीएचयू की स्थापना 1916, बीएचयू का संस्थापक मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किसके सहयोग से? एनी बेसेंट। बीएचयू का शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग। बीएचयू की स्थापना पर ही गांधी ने सर्वप्रथम जनभाषण दिया था। ये चीजें यहां सर निकल करके आती हैं। आगे आप देखते हैं, तो आपको यहां पर क्या पकड़ना है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916। संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। शिलान्यास किसने किया? वायसराय लॉर्ड। शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन है? ये ब्रिटिश वायसराय है। कौन है ये? ब्रिटिश वायसराय है। कौन है ये? ब्रिटिश वायसराय। सीधे सवाल पूछा, लॉर्ड हार्डिंग कौन है? ब्रिटिश वायसराय। इसी स्थापना पर गांधी ने पहली बार जनभाषण दिया और प्रभावित कौन होता है? ब्रिटिश वायसराय। सराहनीय कार्य, भारतीयों को सेना में भर्ती कराया, उसमें कैसरे हिंद मिला, इनको उपाधि इनको मिली। इसके साथ साथ इस स्थापना पर जब इन्होंने भाषण दिया तो वायसराय प्रभावित हुआ, और वायसराय प्रभावित होता है तो इसलिए बताया जाता है इसका इन्हें मूल्य मिलता है। आगे आने वाले कुछ आंदोलन जो होते हैं उसमें इनको मूल्य भी मिलता है। गांधी के कद को यहीं से लोगों ने हाइट देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 1916 में सेशन हो रहा है, कहां? लखनऊ। आगे आप देखते हैं 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। सीधे सवाल पूछा जाता है 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? सीधे सवाल पूछा जाता है 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है अंबिकाचरण
मजूमदार ने, अंबिकाचरण मजूमदार ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 कांग्रेस के सेशन से। और इसमें काम क्या होता है, ध्यान रखना है। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ मंच को साझा किया। दल दो आए, एक नरम दल और गरम दल। तो कहने का मतलब है 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ मंच को साझा किया है, एक साथ मंच को साझा किया। सीधे सवाल पूछा जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मंच पर कब दिखाई पड़े, तो आपको बताना होगा 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। नरम दल, 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, कौन दल, नरम दल और गरम दल एक साथ मंच पर आए, एक साथ मंच पर आए। सीधे सवाल पूछा जाता है कि एक साथ मंच पर कब आए, नरम दल और गरम दल एक साथ मंच पर कब आए, तो आपको बताना होगा ये नरम दल है और ये गरम दल है, एक साथ मंच पर आते हैं 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ मंच पर आते हैं 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने। एक सवाल ऐसे बनता है कि 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, तो क्या बताएंगे, लखनऊ। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिकाचरण मजूमदार। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मंच पर कहां के आए, लखनऊ के। किस, 1916 अधिवेशन के। उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। नरम दल और गरम दल एक साथ पूछा जाए मंच पर कब आए, 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। इसी 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बहुत मजे की बात है, चीजें निखर कर आती हैं। ध्यान रखना है कि 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। चंपारण आने का न्योता दिया। सीधे सवाल बनता है कि गांधी को चंपारण आने का न्योता, गांधी को चंपारण आने को किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल। किस अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, कांग्रेस के 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। आप चंपारण की कहानी समझ लिए। 1917 में कंडीशन नई नहीं थी, चीजें चली आ रही थी। जिसके पास जितना भूभाग होता था उसके 3/20 भाग अर्थात 15% भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अभी तक लोग नील की खेती करते आ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कृत्रिम रंग आ चुके होते हैं तो नील की मांग कम पड़ रही थी और खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही थी। नील की मांग कम हो रही थी, लोगों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, जिसके कारण लोगों ने नील की खेती करना उनके लिए दुर्लभ हो गया। यह समस्या जब बनती जा रही थी, लोग इसलिए अकालग्रस्त होते जा रहे थे। इस समस्या को देखते हुए चंपारण वर्तमान में बिहार में जगह पड़ती है। चंपारण से राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति जो थे 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आते हैं और गांधी से भेंट करते हैं। और जब गांधी से भेंट करते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं कि उनको उस समय
उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद वो स्वतः देखा जाता है चंपारण के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो आगे आप देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। ध्यान रखना इस चीज को, चंपारण सत्याग्रह 1917। हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह में गांधी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर जाकर के, चंपारण इस समय 2 जिलों में विभाजित है बिहार में, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत मैक्सिमम बिहार में नील की समस्या थी। खास करके चंपारण के लोगों ने इसका सर्वप्रथम विरोध करना आरंभ किया। गांधी जी जाते हैं चंपारण में, सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ, सत्य की, आग्रह की, अहिंसा पूर्वक। कहा कि महोदय, तिनकठिया, नील की तिनकठिया पद्धति की खेती जो हो रही है, ये इस समय किसानों के लिए अभिशाप होती जा रही है। इस समस्या का महोदय निराकरण कैसे होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि इसका निराकरण आपके हाथ में है, क्योंकि नील के जो उचित मूल्य है नहीं मिल रहा है, इसलिए इस खेती को अब हम नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ साथ गांधी की इस चंपारण देखा गया है, जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व करके जो सफल बनाया, इससे प्रभावित होकर के, ध्यान रखना, इससे प्रभावित होकर के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द उनके नाम के आगे अर्थात महात्मा की उपाधि। तो प्रश्न पूछा जाता है, गांधी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी, या गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस उपलब्धि के समय देखा जाता है, किस उपलब्धि के तहत? चंपारण सत्याग्रह के तहत, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के तहत गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 में दी जाती है। तो आपको हम इसका फीडबैक लेते हैं, पूरा लेते हैं। जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जो काम किया है आज, आप देखते हैं, एक तरह इसका हम प्रीव्यू क्लियर करेंगे, आपको बहुत इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिससे सबसे पहले जब हम इतिहास विषय पे काम करते हैं, इतिहास को देखा जाता है, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संकल्पना दी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 टाइप से विभाजित किया गया है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक? तो 1885 से 1947। पहला जो चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। तो उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919, गांधीवादी 1919 से 1947। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो गांधीवादी चरण पे करते हैं। गांधीवादी युग का चरण 1919 से 1947 तक रहा। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात। गांधी के पिता करमचंद गांधी, गांधी की मां का नाम पुतली बाई, गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी के पिता पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर रियासतों में दीवानी का कार्य करते थे। गांधी का जन्म देखा जाता है गांधी का जन्म आपको पता है, पढ़ चुके हम लोग हैं, आगे देखे हैं। गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ। गांधी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। गांधी के
गांधी 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई लंदन में की। 1891 में कानून की पढ़ाई उनकी कंप्लीट होती है। 1891 से देखा गया है, 1891 से में भारत वापस आते हैं। गांधी ने 1892 में सर्वप्रथम वकालत का कार्य किया। आते हैं गांधी जी 1893 में अफ्रीकी व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो अंग्रेजों, ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने गांधी को पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया। गांधी 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 गांधी जी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में की गई। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया, जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन 4 भाषाओं में, जैसे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना, ध्यान रखना है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1909 में गांधी के द्वारा की गई। हिंद स्वराज पुस्तक सर्वप्रथम गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के प्रवास के उपरांत दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की उपाधि कैसरे हिंद और सार्जेंट की मिली। बड़ा सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का, जिसके कारण गांधी जी मई 1915 में कोचरब नामक स्थान अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की है कि 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस ने एक साथ मंच को साझा किया। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक साथ मंच पर आए। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। उसके बाद हम लोग चंपारण सत्याग्रह, इस पे काम करेंगे आज इस क्लास में। अभी तक धन्यवाद, नमस्कार। मैं अजय सिंह, अगली क्लास में आपके साथ हम चंपारण सत्याग्रह से आगे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।